मैडम अभी पिताजी घर नहीं आए। बेटा ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी साहब के यहाँ नौकरी करते हैं, हो सकता है कि ज्यादा काम पड़ गया हो, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आते ही होंगे। साहब जी प्रिय रमू, घर में बच्चों के साथ क्या वार्ता हो रही थी? साहब जी बच्चे पूछ रहे थे कि अभी तक पिताजी आए क्यों नहीं। मैं उनको समझा रही थी कि हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए, यही बातें हो रही थी साहब जी। देखिए बतलाइए, अभी तक तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं साहब जी, आपके इंतजार में मैं और बच्चे बैठे थे कि आप आ जाए तो फिर खाना खाया जाए। प्रिय रमू, बच्चे बच्चे होते हैं, हमेशा जिद पे अड़े रहते हैं, इसलिए तुम्हें समझा बुझा करके दोनों बच्चों को खाना खिला देना चाहिए। और अभी तक न तुमने खाना खाया न हमारे दोनों बच्चों को खाना खिलाया। ठीक है साहब जी, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। साहब जी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप पूछ सकती हैं। साहब जी जब आप हमेशा घर पर आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा उदास है। इसके क्या कारण है साहब जी, जरा बताइए। प्रिय रमू, आप ठीक कह रही हैं। जब आप हमेशा घर पे आते थे तो मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, लेकिन आज ये चेहरा मेरा इसलिए मुरझाया हुआ है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है। आज हम बड़ौदा रियासत से अपनी नौकरी से इस्तीफा लगाकर घर वापस आए हैं। साहब जी आपने नौकरी का इस्तीफा लगा दिया है, मगर क्यों साहब जी? प्रिय रमू, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस जगह पे अपना मान सम्मान न हो ऐसे जगह नहीं रहना चाहिए। वो तो ठीक है साहब जी, जहाँ पर अपना मान सम्मान न हो वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन साहब जी आप तो जानते ही हैं कि घर की क्या स्थिति है। अगर नौकरी नहीं रही तो घर का खर्च कैसे चलेगा साहब जी? रमू, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के साथ में यहाँ के सबल लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन 8 लोग संख्या में जो हमारे शुद्ध समाज के लोग रहते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनके साथ लोग क्या करते होंगे। इसलिए हमें कुछ करना होगा। हम सोचते हैं कि महाराज जी के आदेशानुसार हमें अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। प्रिय रमू, इसलिए हम सोचते हैं कि विदेश में जाकर के अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा कर लें। यदि मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो तो ठीक है साहब जी, अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश जाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास काफी रुपया होना चाहिए, तभी विदेश जाने का कुछ मतलब होगा। और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो आप कैसे जाएंगे साहब जी? प्रिय रमू, आप ठीक कह रही हैं। मेरे पढ़ाई के लिए वहां जाने के लिए पैसे की आवश्यकता है और देखता हूं कि हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। हम सोचते हैं कि विदेश हम कैसे जा पाएंगे, अपनी अधूरी पढ़ाई हम कैसे पूरा कर पाएंगे। ये मेरी अधूरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी तो प्रिय रमू आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यही तो चिंता मुझे भी खाई जा रही है साहब जी। मित्र अम्बेडकर नमस्कार। कहिए मित्र,
हमने सुना है कि आपकी नौकरी सयाजी राव गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई। मेरे मित्र जी, आपने जो सुना है वो सत्य है, लेकिन मित्र नौकरी छूट गई तो आगे क्या करना चाहते हैं? मित्र जी, आप ये जानते हैं कि महाराज जी के आदेशानुसार हमें अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ करके इंडिया वापस आना पड़ा। इसलिए मित्र जी, हम सोचते हैं कि विदेश में जाकर के हम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा कर लें। मित्र तो चाहिए मित्र, इसके लिए क्या बात है। लेकिन मित्र जी, ऐसे हम वहां कैसे जा पाएंगे, जबकि वहां जाने के लिए मेरी पढ़ाई के लिए मित्र जी पैसे की आवश्यकता है। मित्र मित्र के काम किस दिन आएगा? मित्र, आप विदेश जाने की तैयारी कीजिए, पैसा का इंतजाम मैं करता हूँ। बोलिए कितना रुपया लगेगा? वाह मेरे मित्र जी, आप मेरे पढ़ाई के लिए, हमें विदेश भेजने के लिए सारे पैसे की व्यवस्था याद करेंगे। हाँ मित्र जी, आप धन्य हैं, धन्य है मित्र जी। जाइए मित्र जी, जितना जल्दी हो सके आप पैसे की व्यवस्था कीजिए मित्र जी। हाँ बोलिए कितना रुपया लगेगा? मित्र जी, कम से कम आप 10,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए। ठीक है मित्र, आप अपना तैयारी बनाइए, पैसा लेकर के मैं बहुत जल्द आऊंगा। हाँ प्रिय रघु, ये हमारे मित्र नौर फतेनाली जा रहे हैं मेरे पढ़ाई के लिए, हमें विदेश भेजने के लिए पैसे की व्यवस्था करके हमारे मित्र जी वापस आते हैं। और जब तक हमारे मित्र जी पैसे की व्यवस्था करके वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक आपके पास घर में कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो तो रास्ते के लिए थोड़ा खाने की व्यवस्था आप भी कर दीजिए। ठीक है साहब जी, आप चिंता मत कीजिए, व्यवस्था करते हैं। ठीक है प्रिय। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर है बेवफाई। और जिन्होंने कलियों को रौंद डाला, उन्हें इनाम मिला है रहनुमा। जाएंगे तो कैसे दिल में छपी है सहज, जगाने बताएगा, कि कुर्मी वंशज छात्रपत साहू जी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। हाँ बंधुओं, आज तक आप लोग तमाम काल्पनिक देवी देवताओं के नाम से जयकारा उद्घोष किए होंगे। आज तुम्हें अपने पूर्वज
कुर्मी वंशज सूत कुल में पैदा हुए महादानी, महाप्रतापी, महाप्रतापालक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जयकारा उद्घोष लगाना है तो आज आप लोग मेरे आवाज से आवाज मिलाकर जोर जोर जयकारा लगाएंगे। कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज की जय हो। कोल्हापुर नरेश कुर्मी वंशज साहू जी महाराज की जय हो। कोल्हापुर नरेश कुर्मी वंशज साहू जी महाराज की जय हो। मंत्रीवर्ग, ये बताइए हमारे राज्य का क्या समाचार है? हमारे प्रजाओं को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है और हमारे इस कोल्हापुर रियासत में हमारे खिलाफ कहीं विषमता का अंकुर तो नहीं पनप रहा है? मंत्रीवर्ग, नहीं राजन, घर घर में सबके है आवादानी, घर घर में सबके है आवादानी, शेर और बकरे पी रहे और साबस। मंत्रीवर्ग, यही होना चाहिए और यही हम सुनना चाहते थे, लेकिन मंत्रीवर्ग देखो दरबार में कोई पधार रहा है, क्या कारण है, क्या बात है? आपके मित्र आए हैं, आपके मित्र आए हैं, चेहरा उदास है, आपके मित्र आए हैं, चेहरा उदास है, पूछिए आखिर राजन क्या क्या कहा हमारे मित्र? ओहो, कहिए मित्र। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मित्रवर, जब कभी आप आते थे तो सदैव आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहा करती थी, आज कारण क्या है जो मैं आपके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और इस उदासी का क्या कारण है मित्रवर? आज बताऊंगा महाराज। क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं लेकिन बिना कहे फिर भी रहा जाता। मित्रवर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, पहेलियां सी बुझा रहे हैं, आखिर इस उदासी का कारण क्या है? साफ साफ बतलाइए मित्रवर, रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है। महाराज, अम्बेडकर जी की नौकरी सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई। क्या कहा मित्र कि अम्बेडकर की नौकरी सयाजी गायकवाड़ महाराज के हाथ से छूट गई? हाँ राजन। लेकिन मित्रवर, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर की नौकरी छूट गई, लेकिन सयाजी गायकवाड़ महाराज उन्होंने अपने पुत्र की तरह अंबेडकर को पाला था और भारत से लेकर के विदेश तक पढ़ाया था। आज महाराज और अंबेडकर के बीच में क्या मतभेद हुआ मित्रवर, जो अंबेडकर को नौकरी से निकलवा दिया? महाराज में अम्बेडकर जी में कुछ मतभेद नहीं हुआ। वहां के जितने सवर्ण कर्मचारी थे उन लोगों ने अम्बेडकर जी से जलन रखते थे, विरोधाभाव रखते थे। उन लोगों ने आंदोलन करके अम्बेडकर जी की नौकरी छुड़वा दिया। महाराज, क्या सयाजी गायकवाड़ महाराज के दरबार के जितने कर्मचारी थे, हाँ महाराज, उन्होंने आंदोलन करके अंबेडकर को निकलवा दिया? हाँ महाराज। लेकिन मित्रवर, अब वो बेचारा अंबेडकर कहाँ जाएगा, क्या करेगा? महाराज, कोई अपनी अधूरी पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा मित्रवर, अति उत्तम है। उत्तम तो है राजन, परंतु उनके घर में पैसे की मजबूरी है। महाराज, अगर हो सके तो 10,000 रुपया की मदद। ओह, उठिए मित्रवर, आप इस तरह हमें लज्जित ना करें। आप हमारे जिगरी मित्र हैं और आप हमारे समक्ष हाथ जोड़कर ऐसी विनय करते हैं, ये शोभा नहीं देता है मित्रवर। अगर अंबेडकर के घर में पैसे की मजबूरी है और वो विदेश अपना
पढ़ाई पूरा करने के लिए दोबारा जाना चाहते हैं तो मित्रवर्ग, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आज ही अंबेडकर के घर जाएंगे और उन्हें सहायता स्वरूप 10,000 रुपया देंगे और ये भी वादा करते हैं कि जितना अंबेडकर के पढ़ाई में पैसा लगेगा सब हम अपने कोष खजाने से पूरा करेंगे। धन हो महाराज, धन हो, आपको पूर्वी वंशज का नाम रोशन कर दिया महाराज। जाइए मित्रवर्ग, हम आज ही अंबेडकर के घर जाएंगे। मंत्रीवर्ग, हाँ राजन, सुना? हाँ सुना। कि सयाजी गायकवाड़ महाराज के यहाँ के जितने भी ये सबल कर्मचारी थे, एक सूत्र के बच्चे को पहुंचाने के वजह से वो हजम नहीं कर पाए उसको और आंदोलित होकर उसे नौकरी से निकलवा कर ही तक चैन लिया। हाँ, ये मेरे भी राज्य में रहने वाला, मेरे ही राज्य में आबो हवा में जीने वाला, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला हमारा पुरोहित ये नारायण भट्ट ने मेरा भी अपमान किया था मंत्रीवर्ग। हाँ, मेरे स्नान करते वक्त वैदिक मंत्र की जगह पौराणिक मंत्र बोलकर मेरा भी अपमान किया, जबकि उसे तुम ही ने टोका था। हाँ राजन, वह जब मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जबकि राजा क्या स्नान करते समय वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वह पौराणिक मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र उच्चारण करते समय पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है और वह पुरोहित खुद नालायक और स्नान करके नहीं आया। मंत्रीवर्ग, जब एक राजा के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो हमारे निर्बल वर्ग और इस शूद्रों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे ये ब्राह्मण। हाँ, इस पर हमें और हमारे रियासत को और खासकर राजा साहब आपको कुछ ठोस मंत्रीवर्ग सुनो, जो कुछ हम ऐलान करते हैं, ये जो देश में मनोविधान के तहत जिन शूद्र और अछूत और नारियों को विकास से वंचित किया गया है, जो एक कुलकर्णी व्यवस्था लागू है संपूर्ण देश में, जिसके तहत किसानों से जबरन कर वसूल किया जाता है, इसे आज से हटाकर पटवारियों की नियुक्ति की जाए। ठीक है राजन, हम कोल्हापुर के नगरवासियों को सुविधा देने के लिए कुलकर्णी व्यवस्था हटाकर पटवारी नियुक्त कराएंगे। मंत्री और हमारा ये निर्बल वर्ग और ये हमारी माताएं बहनें शिक्षित हो, इनके लिए गांव-गांव कन्या पाठशाला और प्राथमिक विद्यालय खुलवाया जाए। ठीक है राजन, यह कोल्हापुर रियासत गांव-गांव कन्या पाठशाला व प्राइमरी पाठशाला बनवाने के लिए यह कोल्हापुर प्रशासन वचनबद्ध है राजन। और मंत्रीवर्ग, ये हमारा शूद्र समाज निर्बल वर्ग, इनके लिए मंत्रीवर्ग और जो हमारी समाज आज तक इस प्रोहिताई शिक्षा से वंचित था, ये आज से प्रोहिताई शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए अलग से एक सांस्कृतिक विद्यालय का प्रावधान किया जाए। हाँ, इस निर्बल वर्ग को संस्कृत विद्यालय के लिए हम प्रयास करेंगे और उसका निर्माण। मंत्रीवर्ग और मुस्लिम वर्ग, ये हमारा मुस्लिम वर्ग शिक्षित हो, इसके लिए मुस्लिम शिक्षा समिति का गठन किया जाए और हम अपने मुसलमान भाइयों को शिक्षा से लाभान्वित व उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए मुस्लिम शिक्षण समिति का गठन करा। मंत्रीवर्ग और नौकरी में हमारे इस निर्बल वर्ग के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की जाए और नौकरियों में इस शूद्र समाज के नौकरियों के लिए हम 50% आरक्षण का प्रावधान यह कोल्हापुर रियासत करता है। मंत्रीवर्ग,
और जो नौकरी से सेवा से निवृत्त होंगे उनके स्थान पर हमारे इस निर्बल वर्ग को ही रखा जाए। और जो रिटायर होंगे वो जो भी रिक्त होंगे, जो पद रिक्त होंगे उनके स्थान पर इस शूद्र समाज को ही रखा जाएगा। और मंत्रीवर एक अहम सूचना, वह कौन सी सूचना है? अंत में अहम सूचना कि अगर कोई इसका कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पुरोहित अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। और आज से किसी भी पुरोहित, मंत्रीवर, आज से किसी भी ब्राह्मण और किसी भी पुरोहित को दान स्वरूप हमारे इस कोल्हापुर रियासत के खजाने से एक भी रुपया ना दिया जाए, ना दिया जाए, ना दिया जाए। और यह कोल्हापुर रियासत आज से किसी भी ब्राह्मण पुरोहित को दान स्वरूप एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और जो इसका विरोध करेगा उसको सरेआम चौराहे पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शाबाश, शाबाश मंत्रीवर। अंत में तुम्हें हम एक आदेश और देते हैं, वो क्या है? हम इसी वक्त भीमराव के घर जाना चाहते हैं और जब तक हम ना आए दरबार में तब तक दरबार का कार्यभार तुम्हारे हाथों में। अगर हमारे राज्य से अगर कोई दीन दुखी आता है या कोई फरियादी आता है उसके फरियाद सुना जाए और उसके साथ उचित न्याय होना चाहिए। ठीक है राजन, आपकी आज्ञाओं को मैं सिरोधार करता हूँ और आप निष्कंटक होके अम्बेडकर के घर जाइए राजन, महाराज की जय। लेकिन मंत्री वहां हम अकेला ही जाऊंगा और हमें किसी सवारी व सेना की आवश्यकता नहीं है। जाइए राजन, लेकिन मुझे एक बात राजन, आप जैसे जनप्रिय प्रजापालक को मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता हूं, लेकिन आपकी सेनापति, सेनापति महाराजा साहब ने अंबेडकर के घर जाने की निर्णय लिया है। अब सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आन पड़ी है, इसलिए हमें पूरी तन्मयता से इस राज्य का और पूरे राज्य में पूरी सतर्कता से रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सेनाएं चारों तरफ सतर्क हैं।